नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। विषय गंभीर है और बहुत गंभीर है। भारत के भविष्य को लेकर है और भारत के प्रति दूसरे देशों के नज़रिए को लेकर है। हम सब जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी 5 देशों की यात्रा पर हैं और 5 देशों की यात्रा में मैं बाकी देशों के भी विषय में अलग से बताऊंगा। यूएई का ओपेक के साथ अलग होने के बाद प्रधानमंत्री जी बड़ी तेज़ी से यूएई गए, क्योंकि यूएई ये इस पर एग्रीड है कि वो तेल ज़्यादा निकालेगा। हमारे उनके पास कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। वहाँ हमारे रिज़र्व बनाने की भी बात हो गई कि भाई वहाँ पर रिज़र्व बनाए जाएंगे और वहाँ पर रिज़र्व बनाकर उसको स्टोर किया जाएगा, जैसे हम यहाँ पर करते हैं। और हरमूज़ की खाड़ी के अलावा व हरमूज़ की स्ट्रेट के अलावा वो एक पाइपलाइन बिछाएंगे जो हरमूज़ के चक्कर से बाहर हो जाए और भारत के लिए सप्लाई अच्छी हो जाए। ये मुझे लगता है भारत के प्रधानमंत्री की बड़ी उपलब्धि। लेकिन ये जो दौरा है वो नीदरलैंड को लेकर बड़ा विवादित हो गया है। नीदरलैंड को लेकर इतना विवादित हो गया है कि दोनों प्रधानमंत्रियों की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। जनरली क्या होता है कि जब दो प्रधानमंत्री आपस में समझौते करते हैं, हमने 17 बड़े समझौतों पर साइन किए हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारी बनी है और उसमें भारत का हित ज़्यादा दिखता है। लेकिन इसके बावजूद दोनों ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जनरली संसार में ये होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन मामलों में नहीं करते जहां पर ये लगता है कि मीडिया फेस करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, मीडिया के तीखे जवाबों पर सवालों पर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और इस बात को भी ध्यान में रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो दोनों देशों के संबंध खराब हो जाए, ऐसा ना हो कि दोनों देशों के संबंधों के विषय में एक दरार पड़ जाए जो अभी ठीक होने शुरू हुए। हालांकि नीदरलैंड, जिसको डच कहा जाता है, डच इंग्लिश वर्जन है, नीदरलैंड उनका कंट्री का नाम है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पहले या उसी के समकालीन कोई कंपनी आई थी तो वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी सी थी। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे यहाँ कैलीकट में, हमारे यहाँ सूरत में और हमारे यहाँ कई स्थानों पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेक्सटाइल के बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले लिए थे और स्थान भी ले लिया था। लेकिन फिर धीरे धीरे उनका भी उद्देश्य वही था कि वो कैसे एक्सपेंशन करेंगे। बाद में उनका और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर आई या कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उनके बीच में समझौता हो गया और इन्होंने वो दान कर दिया। आप सोचिए कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बड़ा हिस्सा कब्जा कर लिया था भारत को गुलाम बनाने के लिए और आए व्यापार के लिए ही थे। बाद में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता कर लिया और वो टेरिटरी उनको ट्रांसफ़र कर दी और यहाँ से वो चले गए। उनके बीच में युद्ध भी हुए होंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो हम सब जानते हैं भारत को गुलाम बनाकर रखा, लेकिन डच भी कुछ कम नहीं थे। डचों का भी इतिहास कुछ वैसा ही है। डच भी वही करने आए थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किया, या सभी यूरोपियंस का जो माइंडसेट होता है उस माइंडसेट के अनुसार जो कुछ भी बाकी लोग करते हैं वही सब कुछ वो भी यहाँ करने आए। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे उनके संबंधों के विषय में। हालांकि हमारे उनके संबंधों के विषय में ये मान लेना चाहिए कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है भारत सरकार की, यानी कि भारत सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने का मैं समझता हूं कि एक बड़ा कारण हो सकता है। 2026 हेग में हुआ क्या, विवाद कहां से शुरू हुआ? विवाद शुरू हुआ प्रधानमंत्री के साथ बैठक से पहले डच प्रधानमंत्री ने एक मीडिया को स्टेटमेंट दे दिया और उन्होंने कहा कि भारत के अंदर मीडिया यानी कि प्रेस और भारत के अंदर माइनॉरिटी कंसर्न है हमारे लिए, यानी कि भारत में माइनॉरिटीज स्वतंत्र नहीं है, भारत में माइनॉरिटीज को अधिकार नहीं है, भारत में माइनॉरिटी दबा के रखे जाते हैं और उनके लिए ये भी है कि वो प्रेस और मीडिया के ऊपर बहुत मुकदमे चलाते हैं। हालांकि ये हाई स्टेक मीटिंग हमारी उनकी थी, फिर भी मुझे लगता है कि ग्लोबल मीडिया के लिए वो सेंसेशन बन गया। इंटरनेट का प्रेशराइजेशन हो गया, ग्लोबल मीडिया के लिए सेंसेशन बन गया क्योंकि उनका बयान आ गया। हालांकि उसके बाद हमारे अब सवाल ये पैदा होता है, जब नीदरलैंड शुरू से ये कहता आया कि इंडिया एक पार्टिकुलर कंसर्न कंट्री है, तो फिर प्रधानमंत्री जी वहाँ गए क्यों? आखिर प्रधानमंत्री जी को क्या वहाँ मज़ा आया? याद रखिएगा, फिलिप्स
हम सब जानते हैं भारत में फिलिप्स नीदरलैंड की कंपनी है। हम यूनिलीवर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, पूरे भारत से वो कमाई करते हैं। ये जो यूनिलीवर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये डच कंपनी है। भारत में बहुत सारी डच कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है और वो ऊपर से लेकर नीचे तक भारत से कमाते हैं। करोड़ों अरबों डॉलर हमारे हर एक व्यक्ति से नीदरलैंड पर जाता है, क्योंकि हम फिलिप्स का इस्तेमाल करते हैं, हम यूनिलीवर के प्रोडक्ट कोई ना कोई इस्तेमाल करते ही हैं। हम अभी भी स्वदेशी पर नहीं आ पाए, हम अभी भी ये नहीं सोच पाए कि ये कंपनियां हमसे ही कमाती हैं और हमारे ही खिलाफ प्रधानमंत्री की विजिट के दौरान बयान देते हैं और ये कहते हैं कि भारत में माइनॉरिटी सेफ नहीं है, ये कहते हैं कि भारत में प्रेस सेफ नहीं है। ये एक बड़ा इशू बन गया है। इसीलिए सीबी जॉर्ज, हाँ, मैं कह रहा था कि फिर आखिर प्रधानमंत्री जी वहाँ गए क्यों थे। प्रधानमंत्री जी एक्चुअली ये जो चिप बनती है ना, सेमीकंडक्टर, हमने सबने एआई समिट भारत में की। सेमीकंडक्टर को लेकर भारत बहुत कंसर्न है। सेमीकंडक्टर बनाने वाला जो भी देश होगा, जो प्रिवेल करेगा, याद रखिएगा पूरे विश्व पर प्रिवेल करेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन पूरा वर्ल्ड अब चल रहा है। सब कुछ रिमोट से हो रहा है, सब कुछ रिमोट कंट्रोल से हो रहा है, कंप्यूटर की उंगलियों से हाय दाएं दाएं भी हो रहा है और नीचे से लेकर स्टार वार तक सब ऐसे ही चिपों से चल रहा है। आपके पास लैपटॉप होगा, आपके पास मोबाइल होगा, आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसमें एक चिप लगी हुई है। वो चिप बनाने वाली कंपनियां ही विश्व में प्रिवेल करेंगी। चाइना ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, चाइना आज पूरे विश्व में प्रिवेल कर रहा है और इसके अलावा अमेरिका उसका महारथी है। ये बात और ध्यान देने की है कि नीदरलैंड की कंपनियां विश्व में अग्रणी भूमिका में है। खास तौर से चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में सबसे नंबर 1 पर अगर कहीं की कंपनियां हैं तो वो नीदरलैंड की है। प्रधानमंत्री तो आप जानते हैं, अपने लिए अपना सम्मान और अपना क्या वो सब भूल जाते हैं। उनका पहला उद्देश्य रहता है किसी प्रकार से भारत का लाभ हो जाए। कोई कितनी गाली दे, कोई कितने भी उनके खिलाफ कटाक्ष करे, लेकिन भारत का लाभ और हानि कहाँ है, ये उनका प्राइमरी कंसर्न रहता है। भारत के लाभ हानि को दिमाग में रखते हुए ही मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री वहां गए होंगे। अब वहां पर पहुंच तो गए और ये सब कुछ हो गया भाई। बाकी तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होगी, वो कंपनियां हमारे यहाँ आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, आप आइए, आपको अनुभव है, ये जनरली हमारे मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग बनते हैं। लेकिन फिलिप्स और यूनिलीवर को, जो बड़ी कंपनियां वहाँ की हैं, इनको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। ये हमारा काम है कि हम स्वदेशी इस्तेमाल करें और इनको इग्नोर करें। हम बाबा रामदेव का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे देशों में, जो देश हमारे लिए ऐसे सोचते हैं, उन देशों के प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करना है। खैर, विषय ये था कि भारत में मतलब उनके प्रधानमंत्री का ये पार्टिकुलर कंसर्न उन्होंने कह दिया। किसके दबाव में कहा, क्यों कहा, हालांकि यूरोपियन यूनियन में भी वही बात जाएगी और यूरोपियन यूनियन में नीदरलैंड पार्टनर है, इसलिए यूरोपियन यूनियन भी इसी तरह की बात करेगी। हालांकि हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ अलग से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और हमने वहाँ डील ऑफ द डील्स करी है, लेकिन फिर भी ये कंट्री अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये आपको दबाव में रखते हैं, ये आपको प्रेशर में रखते हैं। कोई ना कोई कारण रहता है। पाकिस्तान बन गया था, अब इनको ये कहना चाहिए था कि पाकिस्तान बन गया, सबको मुसलमानों को पाकिस्तान जाना था, फिर भी हिंदुस्तान ने बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों को यहाँ पर रहने दिया और आज आप कह रहे हो कि वो पर्टिकुलर कंसर्न है। डिप्लोमेटिक सीबी जॉर्ज ने इसका जवाब दिया। सीबी जॉर्ज ने जवाब दिया क्योंकि ये जो, और अच्छा मज़े की बात एक और है कि डच प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री के साथ जो डिप्लोमेटिक डील हो रही थी, उस समय इन विषयों पर कोई बात नहीं कही। मतलब वो कह रहे थे कि हम बात करेंगे, बाहर की मीडिया से कह रहे थे हम बात करेंगे और भारत में ये समस्याएं हैं, भारत के प्रधानमंत्री से इस तरह। तो वो क्या स्पार्क कर रहे थे केवल, या किसी के दबाव में कह रहे थे? क्या अमेरिका पीछे खड़ा था? क्या यूरोपियन यूनियन पीछे खड़ा था? क्या यूरोपियन यूनियन या यूएस के लिए इस समय भारत का जो भविष्य है, भारत की जो स्पीड है, वो उनको रास नहीं आ रही है? क्या उनको हजम नहीं हो रही है, या फिर कोई और कारण है? भविष्य के लिए तैयारियां चल रही हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि वो क्या भविष्य के लिए तैयारियां तो नहीं चल रही कि भारत को कैसे घेरा जाएगा और भारत को की स्पीड कैसे रोकी जाएगी, भारत को विश्व में अगले पायदान पर चढ़ने से कैसे रोका जाएगा, ये सब कुछ है, वो भूमिका बन रही। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ जब उनकी बैठक हुई, हमारी डिप्लोमेटिक बैठकें हुई, उसमें कोई बात उन्होंने नहीं कही।
कोई विषय ही नहीं छेड़ा, मतलब उसका ए भी नहीं बोला, झट तो छुट दूर की बात है। ये बता रहा था कि ये डिप्लोमेसी थी, ये कूटनीति नहीं थी, ये पॉलिटिक्स थी, जो कि उनके लिए मुझे लगता है कोई दबाव का कारण बना होगा। पर भारत की खास बात ये है कि ये सब कुछ होने के बाद भारत ने तुरंत उसका जवाब दिया। सीवी जॉर्ज, जो कि पश्चिमी देशों के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री देखते हैं, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उसके जवाब दिए। उन्होंने कहा भारत के अंदर 20% माइनॉरिटी है साहब, और भारत के अंदर जो लोग 11% हुआ करते थे 47-45 में, जब अंग्रेज यहाँ से गया, वहाँ 11% होते थे, आज वो 20% हो गए। ये दबाव का कारण हो सकता है कि भाई हमने उनको दबाया और डेमोग्राफी चेंज हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात उन्होंने कही कि भारत विश्व की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। सीवी जॉर्ज कह रहे हैं भारत विश्व की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। याद रखिएगा, आप लोग सब नए हो, बाद में बच्चे आए हो, भारत 5000 वर्षों से तो डेमोक्रेटिक तरीके से चल रहा है। और याद रखिएगा कि भारत जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई सॉवरेन कंट्री, कोई वैसा कंट्री नहीं है। हमारे यहाँ सॉवरेंटी ज़रूर है, हमारे यहाँ भी सॉवरेंटी है। हम किसी देश को इतनी अनुमति नहीं देते कि वो आए और हमारे यहाँ जवाब दे। याद रखने की बात है। उन्होंने कहा कि भारत में जो मुसलमान या जो माइनॉरिटी के लिए कहा गया है, चूँकि सीवी जॉर्ज खुद ही माइनॉरिटी से आते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटी के लिए कहा जा रहा है वो सिरे से हम नकारते हैं। भारत वो देश है, माइनॉरिटी के बाद कहेंगे, भारत वो देश है जहां यहूदी पूरे विश्व से जब मारे गए तो सुरक्षित हुए। भारत वो देश है, जब मुसलमान भारत में आए प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम से ही, तो भारत ने उनको वेलकम किया। भारत वो देश है जिस देश में हिंदू कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए, फिर भी उनके खिलाफ विद्वेष नहीं है, फिर भी लोग हिंदू ही मानते हैं। आप सोचिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत, ये जो आपके साथ पैक्ट हो रहा है, भारत आज का मॉडर्न भारत पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है, पूरे विश्व को देखता है। इसलिए उनका जो ये बयान है, इसको हम सिरे से खारिज करते हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री, अभी प्रधानमंत्री के साथ पैक्ट हुआ और उसके तुरंत बाद भारत सरकार ने खंडन कर दिया। प्रधानमंत्री वहाँ से निकल गए होंगे दूसरे देश में, और वहाँ के प्रधानमंत्री को ये लगा होगा कि सब मैंने प्रेशर में ले लिया और ये कर लिया। भारत सरकार ने तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही और कहा कि ये जो आपको लगता है, ये आपकी क्षुब्ध मानसिकता का परिणाम है। और स्टेटमेंट में आया कि आपको लैक ऑफ नॉलेज है, आपको जानकारी ही नहीं है, आप जानते ही नहीं हैं भारत के विषय में। आपको भारत की जानकारी होती तो आप ऐसी बातें नहीं करता। ये प्रधानमंत्री, यानी कि वहाँ के प्रधानमंत्री को, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, डच प्रधानमंत्री को भारत सरकार ने कहा, यू हैविंग अ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें इतनी बुद्धि ही नहीं है, इतना तुम्हारे पास दिमाग नहीं है जो तुम समझ सको कि भारत कैसा है। भारत वो है जहाँ यहूदी आए, जहाँ पारसी आए, जहाँ विश्व में जहाँ कहीं भी परसिक्यूशन हुआ उसको भारत ने रखा। आज तक एक यहूदी नहीं कह सकता, इजराइल बनने के बावजूद भारत में एक यहूदी नहीं कह सकता कि इजराइल बन गया था, तो भी भारत सरकार ने उनसे कहा कि तुम जाओ यहाँ से। भारत की एक खास बात है, अगर तुम यहाँ रहकर कहोगे कि हम ही, जैसे पारसी यहाँ आए, पारसियों को भाई मना कर दिया कि मेरे पास ऑलरेडी इतनी जगह नहीं है, तो पारसियों ने कहा कि हमारा दूध, हमारा कटोरा भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें दूध ला कर दीजिए जरा सा। कटोरा भरा था, भरा कटोरे दूध में उसने चीनी डाली, और पारसियों ने कहा कि हम चीनी की तरह इसमें घुल जाएंगे, हम शुगर की तरह इसमें घुल जाएंगे, हम पता नहीं। और पारसियों ने ये करके दिखाया। पूरे विश्व में पारसी मारे गए, लेकिन भारत में वो करके दिखाया उन्होंने। इसलिए पारसियों के साथ कोई दोष नहीं, ना गोदरेज के साथ कोई दोष है, ना टाटा के साथ कोई दोष है। भारत में किसी के साथ कोई द्वेष नहीं है। भारत में द्वेष अगर है तो इस बात का, जब आप कहते हैं कि हम दारुल इस्लाम बनाएंगे, जब आप कहते हैं हम इसको ईसाईस्तान बनाएंगे, जब आप कहते हैं कि हम ही सर्वोच्च हैं, जब आप कहते हैं कि तुम काफिर हो, जब आप कहते हैं कि तुम तो दोजर में जले जाओगे, हम तो जन्नत जाएंगे और हमें तो अल्लाह ने ये अधिकार दिया, तो फिर याद रखिएगा, ऐसी मानसिकता रखने वालों को भारत छोड़ता नहीं है।
चाहे वो कितना बड़ा आक्रांता क्यों ना हो। ये भारत की उपलब्धियां हैं। इसलिए भारत के विषय में जब आप नहीं जानते तो ऐसी स्टेटमेंट क्यों देते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई सीवी जॉर्ज ने कहा कि आपको जानकारी ही नहीं है, आपके पास इतनी बुद्धि नहीं है, आप इतनी समझदार नहीं है जो आप इन चीज़ों को समझ सकें। इसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और जो कुछ भी उन्होंने कहा था उसको भारत के विदेश सचिव ने ये मानकर कहा कि उनके प्रधानमंत्री को मेरा प्रधानमंत्री जवाब नहीं देगा, वो इतनी औकात उनकी नहीं है, उसको तो जवाब केवल विदेश मंत्रालय देकर ही निपटा सकता है। मैं समझता हूँ एक अच्छा स्टेटमेंट विजिट। हालांकि प्रधानमंत्री, जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री तो वहाँ सेमीकंडक्टर देखने गए होंगे और सेमीकंडक्टर जहाँ पर वो देखने गए हैं तो भारत का भला देखने गए हों। उसके वो क्या बोलते रहते हैं पता नहीं, उनको बोलने दीजिए। लेकिन भारत अपने प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, भारत को भारत बनाना, भारत को विश्व गुरु बना, भारत को अग्रणी भूमिका में ले जाना, ये प्रधानमंत्री का उद्देश्य है। इसलिए प्रधानमंत्री ने उनका कोई रिटेलिएशन नहीं किया होगा और उसके बावजूद वार्ता हुई, पैक्ट भी 17 साइन हुए। लेकिन ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से शायद प्रधानमंत्री ने मना किया हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।